बंगाल चुनाव, क्या हुआ ऐसा बंगाल चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी ने क्या जादू किया? बंगाल में जाति नहीं है, और जब जाति नहीं है तो फिर आपके पास विपक्ष के पास कोई हरबा नहीं है, कोई हथियार नहीं। SIR से जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है उतना ही इनको हुआ है। मैंने SIR को न यूपी में कभी मुद्दा माना और न मैंने बंगाल में माना। विपक्ष के साथ ये है कि वो फैसले ले नहीं पाती और सबको ये गलत फहमी है कि हमसे बड़ा नेता कोई। ममता बनर्जी के अहंकार ने उनको हराया? बिल्कुल, ममता बनर्जी के अहंकार ने उनको हराया। ममता बनर्जी के भतीजे की स्टाइल ऑफ वर्किंग ने उनको हराया। ये तो जांचें शुरू होंगी, ED होगा, इनकम टैक्स होगा, कहीं अभिषेक जा रहे होंगे, कहीं ममता पेशी पे जाएंगी, कहीं उनकी पार्टी टूटेगी। अब वो इंडिया और टीम इंडिया और अलायंस इंडिया, इसका कोई महत्व नहीं। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की जरूरत है अखिलेश यादव को? बिल्कुल है। ये जानती है क्या कि उत्तर प्रदेश में उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है? बिल्कुल जानती है, खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। अखिलेश यादव का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि भाई IPAC इसलिए छोड़ दिया, हमारे पास पैसा नहीं है। जब उन्होंने हायर की थी तो पैसा क्या मतलब नहीं पता था उनको, पास हमारे पास पैसा नहीं। उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है, कांग्रेस सपा एक साथ लड़ रही है? मुझे तो भैया नहीं लग रहा था, कल भी और आज भी। पता नहीं क्यों मुझे हमेशा से लगता है मायावती और कांग्रेस हो सकता है, संभावनाएं बहुत ज्यादा है। आफ्टर बंगाल समाजवादी पार्टी के लिए एक मुश्किल ये है कि किसे टिकट दे किसे ना दे। कि एक ही घर के, एक ही परिवार के, एक ही वोटर लिस्ट के, एक ही पेज के, एक ही बूथ संख्या के आपने 5 कैंडिडेट लड़ा दिए, असेंबली में आप कर पाएंगे? मैंने आप ही के साथ कहा था कि बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ 55-60 MLA चाहिए। 60 ले आई तो हंग हुई, और जैसे ही हंग हुई चाहिए बनाई, ये बनाए, और वो उनका फोकस इस बार उसी तरफ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के नेताओं में क्या योगी आदित्यनाथ को डाउन करने का इतना है? योगी का कद उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा है कि उन्हें डाउन नहीं किया जा सकता। बंगाल चुनाव में जो हुआ उसका असर उत्तर प्रदेश में कितना दिखेगा? बहुत ज्यादा। मायावती का नया गेम समझाइए। अगर वो ठीक से नहीं लड़ती हैं तो, और जिस दिन निशान खत्म हो जाएगा तो मायावती की निशानी खत्म हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि मायावती खुदकुशी करने जाएंगी, और उन्होंने कोई प्लान भी अपने साथ नहीं रखा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव, और आज हमारा पॉडकास्ट इसलिए खास होने जा रहा है क्योंकि जो मेहमान है वो बेहद खास है। और चूंकि बंगाल चुनाव हमने देखा है, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है, 2027 विधानसभा चुनाव है। कहा यह जा रहा था कि जैसे ही बंगाल चुनाव के रिजल्ट आएंगे यूपी में माहौल गर्म होना शुरू हो जाएगा, और ठीक वैसा ही होता जा रहा है क्योंकि कैबिनेट विस्तार हो चुका है। अखिलेश यादव अपनी तैयारी कर रहे हैं, मायावती अपनी तैयारी कर रही है, कांग्रेस गठबंधन होगा नहीं होगा, बहुत सारे कंफ्यूजन हैं। और आज जो हमारे साथ मेहमान हैं उनका नाम है सैयद कासिम। हमारे चैनल पर आप देख चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है और दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बंगाल की राजनीति, बिहार की राजनीति बहुत करीब से देखा है उन्होंने। चूंकि आज वो नोएडा आए थे तो हमने कहा ये मौका हाथ से कैसे जाए, हमने स्टूडियो बुला लिया बातचीत करने के लिए। सर बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया अनुज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने मुझे तीसरी बार ये मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म पर। सर सबसे पहले शुरुआत करते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं। बंगाल चुनाव, क्या हुआ ऐसा बंगाल चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी ने क्या जादू किया वहाँ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई जादू नहीं किया। शायद मैंने आपसे बात करते हुए कहा था या किसी जगह मैंने कहा था कि देखिए ऐसा है, बंगाल में जाति नहीं है, और जब जाति नहीं है तो फिर आपके पास विपक्ष के पास कोई हरबा नहीं है, कोई हथियार नहीं है। जैसे वहाँ पर जो कुछ हिस्सा है, खास हिस्सा, जैसे सीमांचल से मिला हुआ आपका ये किशनगंज से लेके ये वाला हिस्सा, और बंगाल का जो परगना वाला हिस्सा है जिसमें ये प्योर मुस्लिम हिस्सा जिसे कहते हैं, तो उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन में कामयाब रही। क्योंकि ममता बनर्जी को लगता था कि जो भद्र ब्राह्मण है वो हमारे साथ है और मुस्लिम भाई है, और तो बस मुसलमान हो जाएगा। 30-32% मुसलमान है इस देश में सबसे ज्यादा। इसीलिए तो सवाल है सर, 32% मुसलमान, वहां से बीजेपी अगर प्रचंड जीत हासिल कर रही है, सीटें आपके सामने हैं, तो ये हुआ कैसे? देखिए उसमें आसान है, जितना मुसलमान ज्यादा होगा। अब जैसे केरल है, केरल में मुसलमान जो है 40% है, उसके बाद क्रिश्चियन है, तो वहां भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी। लेकिन 30-32% तक जब है तो जितना जूझना जूझो, तुम्हारी एक हद है ना, कितना जाओगे। तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान था। फिर दूसरे वहां पर आप देखिएगा तो बंगाल में शुभेंदु जो हैं वो ममता बनर्जी के साथ के हैं, साथ में रहे, साथ में पार्टी बनाई, साथ में पहली सरकार बनी, उसमें कैबिनेट में रहे, उसका सब कुछ हुआ। तो ममता की एक एक चीज वो जानते थे। पहला चुनाव जब उन्होंने पिछली बार उनको हराया था, तभी ममता बनर्जी को होशियार हो जाना चाहिए था कि शुभेंदु ने हमको हरा दिया, और इस बार दोनों सीटों में आप देख लिया हरा दिया। पिछली बार एक सीट पे हराया था, इस बार दो सीटें जीती हैं इन्होंने, 2 सीटों पे लड़े थे, लेकिन ममता जी एक ही सीट पे लड़ी थी। तो दोनों सीट ममता की थी। पहले ममता वहां से MLA रह चुकी हैं,
तो ये आप समझिए कि बीजेपी के लिए बहुत आसान था। मैं वोट कटने पे नहीं जाऊंगा। एसआईआर से जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है उतना ही इनको हुआ है। इनको भी हुआ है। मैंने एसआईआर को न यूपी में कभी मुद्दा माना और न मैंने बंगाल में माना। विपक्ष के साथ एक रोना ये है अनुज भाई कि विपक्ष अपनी गलतियों पर नहीं जाता, वो अपनी हार को किसी ना किसी बहाने टाल देता है। कहीं होता है कि ओवैसी ने वोट काट दिया, कहीं होता है कि बीएसपी ने वोट काट दिया, कहीं होता है कि एसआईआर में वोट काट दिया। मतलब वोट काट रहे हैं, हम अपनी गलतियों से सबक नहीं लेते। और सब कुछ हो गया तो कहते हैं इलेक्शन कमीशन आ गया। भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियों से सबक लेती है, अपनी गलतियों से सीखती है। और ये जो मोदी शाह की भारतीय जनता पार्टी, ये तो बिल्कुल अलग भारतीय जनता पार्टी है। इसको इलेक्शन लड़ना भी आता है, जीतना भी आता है, इलेक्शन के लिए कुछ भी करना आता है। तो ये देखिए, बीजेपी सरकार पाने के लिए कुछ भी करने वाली है और फैसले जल्दी लेती है। विपक्ष के साथ ये है कि वो फैसले ले नहीं पाती और सबको ये गलतफहमी है कि हमसे बड़ा नेता कोई नहीं। ममता बनर्जी को ये गलतफहमी थी, हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम राहुल को कैसे नेता मान लें, हम लोकसभा में कैसे अलायंस पे उनको सीटें दे दी, हम कैसे बराबर पिला दें। उसका बदला राहुल गांधी ने ले लिया। ममता बनर्जी के अहंकार ने उनको हराया। बिल्कुल, ममता बनर्जी के अहंकार ने उनको हराया। ममता बनर्जी के भतीजे की स्टाइल ऑफ वर्किंग ने उनको हराया। ममता बनर्जी के लोग जो हैं, आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार शपथ ले चुकी है, तो अब सचिवालय में जिस तरह से खुशी थी, जिस तरह से खुशी का माहौल था, उसको देख के आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी के लोग क्या कर रहे थे। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि ममता बनर्जी को उनकी एजेंसी ने हराया जो उनको लड़ा रही थी, आईपैक जी। कहने वाले तो ये भी कहते हैं। और अखिलेश ने भी अपना भाई आप देखिए, जिस दिन नतीजे आ जाते हैं, वेरी नेक्स्ट डे उस व्यक्ति की जमानत हो जाती है जो इलेक्शन के बीच में गिरफ्तार किया जाता है। वेरी नेक्स्ट डे क्या कहेंगे? नतीजे आने के दूसरे दिन उसकी जमानत हो जाती है। बताइए, इसे आप कैसे देखेंगे? भाई हमारा आपका काम तो यही है ना कि बाल की खाल निकालना। हर एक्शन का रिएक्शन है, हर बात के पीछे कोई राज है। तो मैं समझता हूँ कि ममता बनर्जी की ये जो गलती है कि उन्होंने सब कुछ, उन्होंने सोचा कि भाई वो, और दूसरा एक आसान सा तरीका है, ओवैसी को गाली दे लो, हुमायूं कबीर को गाली दे लो। भाई भारतीय जनता पार्टी अगर उनका इस्तेमाल कर रही है तो आपको उनकी काट निकालनी होगी। ठीक बात है। नारे तकबीर अल्लाह अकबर मंच पे कोई मुख्यमंत्री करे, अच्छा थोड़ी लगता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुसलमानों को। ठीक बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस क्लिप को चला के फायदा ले सकती है, उसने लिया। समझना पड़ेगा, बीजेपी को अगर आपको हराना है तो उसको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वो फार्मूला नहीं चलेगा जो भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती थी कांग्रेस को हराने के लिए। मुझे याद है 1977 में, आप पढ़िएगा तो आपने पढ़ा ही होगा, जर्नलिज्म कर रहे हैं अपने ज़माने से, 1977 में जनसंघ का विलय कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। जनसंघ दीपक निशान खत्म, कंधे पे हलदर्ज के सामने सब शामिल, बिल्कुल बिल्कुल विलय कर दिया। क्यों? कांग्रेस को हटाना है। 89 में कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग के साथ भारतीय जनता पार्टी है वीपी सिंह की सरकार पे। बताइए क्यों? कांग्रेस को हराना है। आप नाम का इंडिया गठबंधन बनाएंगे। मैं इसी पर आ रहा था। अब ममता बनर्जी ये कहती हुई सुनाई दे रही हैं, उनके बयान ऐसे आ रहे हैं जो सुनने में आए हैं कि इंडिया गठबंधन एकजुट है। अब हमारे जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं वो सब साथ हैं। ये ब्रह्म ज्ञान उनको क्या चुनाव हारने के बाद ही मिला? उससे पहले तो इंडिया गठबंधन को वो तो पूछ नहीं रही थी, चिमटे से भी नहीं पकड़ रही थी। नहीं, ये नहीं। ममता बनर्जी को लगता है कि अब कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। अच्छा, केरल में उनकी सरकार बन गई, तमिलनाडु में घंटों में राहुल गांधी ने फैसला लिया, अपने नेताओं की बात नहीं मानी, और तमिलनाडु की एक सरकार उनकी हो जाए जिसका चीफ मिनिस्टर राहुल गांधी का फैन है, जो कांग्रेस में जाना चाहता था, जो राहुल गांधी से जाके मिला था कि हमको कांग्रेस में ले लो। राहुल गांधी ने कहा था जाओ पहले यूथ कांग्रेस में काम करो और जब कुछ बन जाना तो आना, और उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर होता है। तो राहुल गांधी ने अपने किसी नेता की नहीं सुनी, न खड़गे की सुनी, न आपके अपने दूसरे नेताओं की सुनी, चिदम्बरम की सुनी, उसको समर्थन दे दिया, सरकार बन गई। जो आप सरकार का शपथ ग्रहण देखिएगा तो आपको लगेगा कि राहुल गांधी की कितनी अहमियत थी वहाँ। तो ममता बनर्जी को राहुल गांधी ने अटैक किया, इतना किया कि भारतीय जनता पार्टी ने उस वीडियो को अपने पेज पे लगा दिया। इतना हमला तो भाजपा ने नहीं किया था। तो ममता बनर्जी को लगता है कि मजबूत कांग्रेस इन छोटी छोटी पार्टियों के लिए मुसीबत बन जाएगी, हमें खत्म कर, हम कांग्रेस को खत्म करके आए थे, लेकिन अब हमारे पास कुछ नहीं है, जमीन नहीं है। आज हमारा नंबर लगा है, कल केजरीवाल का लगाएगी कांग्रेस, क्योंकि पंजाब में भी कैसा इंडिया अलायंस,
ठीक बात पंजाब है। में राहुल को लड़ना है केजरीवाल से, ठीक बात है। ममता बनर्जी का हिसाब खत्म हो गया। तमिलनाडु में उन्होंने सरकार बना ली, केरल में उनकी सरकार हो गई। तो अब कांग्रेस मजबूत होती जा रही है, और मजबूत कांग्रेस जो है वो ममता के लिए, अखिलेश के लिए या केजरीवाल के लिए मुश्किल है। और जब राहुल गांधी का वक्त था 24 में, तब आप कोई साथ देने को तैयार नहीं थे। तो राहुल गांधी बदले हैं, उनका बदलाव सामने देखा जा सकता है। ठीक बात है। राहुल गांधी, जब अखिलेश यादव कहते हैं कि हम वो नहीं हैं जो मुसीबत में साथ छोड़ दें, तो राहुल गांधी वीडियो जारी करके कहते हैं कि हम हराएंगे, हमारे अलावा भाजपा को कौन नहीं हराएगा। मैसेज दे रहे थे। मैसेज दे रहे हैं कि देखो ये गलतफहमी में ना रहो, अब तुम्हारा नंबर है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 महीने जो हैं भारत की राजनीति के लिए बहुत अहम है। और ममता बनर्जी अब नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है उनके पास। जब वो मुख्यमंत्री थी, गर्म थी, आंधी थी उनकी। अब तो अभी तो जांचें शुरू होंगी, ईडी होगा, इनकम टैक्स होगा, कहीं अभिषेक जा रहे होंगे, कहीं ममता पेशी पे जाएंगी, कहीं उनकी पार्टी टूटेगी। अब वो इंडिया और टीम इंडिया और अलायंस इंडिया, इसका कोई महत्व तो नहीं है। अब कांग्रेस, राहुल गांधी समझ रहे हैं, और शायद अनुज भाई, मैंने आपके साथ ये बात कही थी कि राहुल गांधी ने ये सोच लिया है कि 24 के बाद 29 में हमारा नंबर आएगा जरूरत का। अब सबको हमारी जरूरत है। ममता को उन्होंने निपटाया, केजरीवाल को निपटाएंगे, उसके बाद नंबर अखिलेश यादव। लेकिन क्या वाकई उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की जरूरत है अखिलेश यादव को? बिल्कुल है, क्योंकि जिस मुस्लिम वोट के सहारे पे अखिलेश यादव हैं, वो मुस्लिम वोट राहुल गांधी पर ज्यादा भरोसा करता है। और बगैर मुसलमानों के विपक्ष की किसी की नेता की कोई हैसियत नहीं। अगर कांग्रेस असम और बंगाल मिला के 19 एमएलए 21 एमएलए जीतती है, तो 20 एमएलए मुसलमान होते हैं उसमें। अब सोचिए, या तो एक अकेला जो होगा वहां पर हिंदू असम का, उसको नेता विपक्ष बनाए, वरना नेता विपक्ष भी वहां मुसलमान बनेगा, और फिर वो मुद्दा बनेगा इलेक्शन में। और बीजेपी के तो कई नेता खुलकर बोलते हैं कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। भाई वो अगर नहीं बोलेंगे तो हिंदू वोट उनका सेंट्रलाइज कैसे होगा? देखिए, जहां जात है, जैसे उत्तर प्रदेश में जात है, उसका फायदा 24 में अखिलेश यादव ने लिया। बिल्कुल लिया। जाति का फायदा, और राहुल गांधी का संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ। जहां जाति नहीं है वहां भारतीय जनता पार्टी फायदे में है। जैसे मध्य प्रदेश में जातियों का कोई वर्चस्व नहीं है। लेकिन सर, उत्तर प्रदेश में बैक टू बैक जीती ना बीजेपी। जीती और फिर जीतेगी, फिर जीतेगी। अगर आपके यहाँ यही रहा तो जीतेगी। आप ये कह के नहीं लड़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि कोई वोट ना काटे और हमको लड़ने दे। बहुत दिलचस्प बात लोग कहने लगे, अनुज भाई कहने लगे हैं कि साहब ऐसा है कि आप भाजपा को तो हरा सकते हैं, लेकिन ये क्या शर्त है कि हमसे भाजपा को हरवाइए। अखिलेश यादव की ये शर्त है कि बीजेपी को हमसे हरवाइए, ममता हमसे हरवाइए, केजरीवाल हमसे हरवाइए। ये तो कोई बात नहीं होती ना, आप तीसरे से हरवाने दीजिए ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये ममता बनर्जी और अखिलेश यादव अच्छे मधुर संबंध हैं, हमने देखा है। अभी गए भी हारने के सिर्फ 2 नहीं, एक नाम और लीजिए, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, केसीआर। ये टीम इंडिया जब बन रही थी, ये 4 लोग एक टीम थे। तेजस्वी, राहुल गांधी और ये 2 आपके स्टालिन, और ये लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा, फारूक अब्दुल्ला, शिवसेना, ये एक टीम थे। तो अखिलेश यादव की टीम में 4 लोग थे, जिसमें केसीआर के लिए राहुल गांधी ने साफ मना कर दिया कि केसीआर को हम नहीं लेंगे। अच्छा। ये तब तक वहां तेलंगाना में इलेक्शंस नहीं हुए थे। और कांग्रेस को वहां से ये आ रहा था कि हम सरकार बना लेंगे, तो अगर वो इसे इधर लेते तो उनका वहां नुकसान हो जाता, तो उनको छोड़ा। तो अखिलेश यादव के साथ 4 लोग थे, जिसमें से एक चले गए, अब 3 बचे। अब देखिए, जितनी अच्छी ट्यूनिंग उनकी अखिलेश की केजरीवाल के साथ है, ममता के साथ है, उतनी राहुल गांधी के साथ या राहुल गांधी के दूसरे पार्टनर्स के साथ नहीं है। शिवसेना के लोग तो बाकायदा कहने लगे थे कि अखिलेश यादव बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। नहीं, अखिलेश यादव को हो सकता है कि लग रहा हो कि भाई बिना कांग्रेस के हमें ज्यादा फायदा होगा। लोकसभा ठीक है, लोकसभा में फायदा मिला राहुल गांधी के साथ आने का, लेकिन विधानसभा अलग है। अनुज भाई, उत्तर प्रदेश में 20% प्लस मुस्लिम वोट है, और मुसलमानों की पहली चॉइस अखिलेश यादव नहीं है। मजबूरी में अखिलेश यादव होते हैं, राहुल उनकी पसंद है। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अगर अकेले जाते हैं, तब तो ओवैसी उनको समझ लेंगे। अगर उनका राहुल का साथ छूटता है, तो फिर अखिलेश यादव के लिए उत्तर प्रदेश में बिहार हो जाएगा। बिहार में भी कोई नहीं सोच रहा था कि तेजस्वी यादव 25 सीटें पाएंगे। तो इनका गठबंधन ना हो या साथ ना लड़े तो बीजेपी को सूट करता है। बिल्कुल सूट करता है। अगर ये लोग अलग लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी को खूब सूट करता है।
और राहुल गांधी की सेहत पे इससे असर भी नहीं पड़ता है कि कौन आता है कौन नहीं आता बीजेपी, और ना मुसलमानों की सेहत पे फर्क पड़ने वाला है। भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया का मामला नहीं है, अब तो भेड़िया कांग्रेस ये आया। जानती है क्या कि उत्तर प्रदेश में उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है? बिल्कुल जानती है, खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। 85 के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस में 89 का इलेक्शन हुआ, 91 का हुआ, 93 का हुआ, 96 का हुआ, 2002 का हुआ, 2007 का हुआ, 2012 का हुआ, 2017 का हुआ, 2022 का हुआ। इतने चुनाव में कांग्रेस के पास खोने के लिए क्या बचा है? खत्म है फिलहाल तो फिर ऐसे में कांग्रेस की, जब बंगाल में 1 से 2 हो सकती है, वो एक जो जीता था वो भी ममता के साथ चला गया था, तो 0 से 2 हो गई। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने दम पे अगर लड़ने जाती है तो 403 विधानसभाओं में उसके पास संगठन तो हो जाएगा। ठीक बात है। और 2024 में आपके 29 में कोई ब्लैकमेल तो करने नहीं आएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस के इंटरनल्स जो है ना, उनसे बात करने के बाद जो इनपुट निकला मैं उस पर बात कर रहा हूँ। और कांग्रेस के वो ठीक ठाक लोग हैं। अभी तक राहुल गांधी इस चीज के लिए तैयार नहीं होते थे। राहुल गांधी भाजपा के खिलाफ किसी भी नेता के साथ खड़े हो जाते थे, शिवसेना के साथ खड़े हो गए, अखिलेश के साथ खड़े हो गए, ममता, मतलब सबके साथ, केजरीवाल के साथ खड़े हो गए, सबसे कंप्रोमाइज कर लेते थे। लेकिन जब उनको लगा कि नहीं हमारे लोग सही कह रहे थे, जब तक ये लोग हैं तब तक हमारा कुछ नहीं होगा और हम ऐसे ही लड़ते लड़ते मर जाएंगे, प्रधानमंत्री छोड़िए, हम नेता विपक्ष नहीं हो पाएंगे, बड़ी मुश्किल से होंगे। तो अब राहुल गांधी भी बदले, प्रियंका पहले ही बदली हुई थी, प्रियंका टीम के तमाम लोग अब तमाम के सबके बयान देखते हैं, चाहे इमरान मसूद का बयान हो, चाहे राठौर का बयान हो, चाहे उनके तमाम दूसरे लोगों, अजय राय का बयान हो, प्रियंका की टीम जो है वो अखिलेश यादव के फेवर में कभी नहीं रही। और अब राहुल गांधी को आप उसी लाइन पे देख रहे हैं। बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में देखना बाकी है। अभी अखिलेश यादव का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि भाई आईपैक इसलिए छोड़ दिया, हमारे पास पैसा नहीं है। और इसके पीछे का कारण क्या है? आईपैक पे भरोसा नहीं कर पा रहे बंगाल चुनाव हारने के बाद? हाँ, मैं भी यही समझता हूँ कि भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने हायर की थी तो पैसा क्या, मतलब नहीं पता था उनके पास हमारे पास पैसा नहीं है। जब हायर किया था तब तो पता था ना कि हमको कितना देना है, अमाउंट देना है, कितना देना है, कितना। और जो दफ्तर आपने गोमती नगर में करवा दिया, आपने पेमेंट उनका कर दिया, आपने इनिशियल उसको दे दिया, जो शुरुआत होती करवा ली, एक आपने सर्वे उनसे करवा लिया, सब काम करवा लिए, अब आपको याद आएगा हमारे पास पैसा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक बात है। लेकिन एक डर तो है कि आईपैक वहाँ पे खेल हो गया तो यूपी में भी खेल हो सकता है। हाँ बिल्कुल, उनको लगता है कि मतलब जो बात मैंने कही कि आईपैक जो है वो एजेंसी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से मिल गई और हमारी कमजोरियां बता दी। और आपने अखिलेश यादव बहुत शक्की आदमी है, भरोसा वो किसी पे नहीं करते। भरोसा उन्होंने अपने फादर पे नहीं किया, उनसे अपने हाथों से सत्ता छीन ली, राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बन गए, जबकि उन्हें मालूम था कि हम ही बनेंगे, तो भरोसा तो उन पे नहीं किया, तो आईपैक के क्या करेंगे? वो नेताजी पे भरोसा नहीं किया उन्होंने, शिवपाल पे भरोसा नहीं किया, पार्टी से बाहर कर दिया। ठीक बात है। सगे चाचा है, अपर्णा भी चली ही गई, प्रतीक को कहने के किनारे रहो। तो भरोसा तो अखिलेश यादव अपने परिवार पे नहीं करते, अपने मतलब उस पिता पे नहीं किया जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, भरोसा आजम पे नहीं किया, भरोसा किसी करीबी पे अपने पिता के नहीं किया, तो आईपैक पे कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है, कांग्रेस सपा एक साथ लड़ रही है? मुझे तो भैया नहीं लग रहा था कल भी और आज भी, पता नहीं क्यों मुझे हमेशा से लगता है कि कांग्रेस अलग जाएगी। अब अलग उसका रास्ता क्या होगा, अकेले होगी, किसी पार्टी के साथ होगी, या छोटे दलों को साथ लेगी, उसमें पल्लवी पटेल हो, उसमें मौर्य हो, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य हो, उसमें दूसरे लोग हों, या समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद इधर उधर होना चाहते हैं, उसमें से वो लोग हों जो ओबीसी के हैं, बड़े चेहरे हैं। तो ये सब कुछ करके कांग्रेस अगर ऐसे आती है, और मुझे तो स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, इन लोगों का तो लगता है कि वो कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस किसी के साथ जाए, ये दो लोग तो कम से कम कांग्रेस के साथ आपको मिलेंगे। और बहुत सी सीटें आप ऐसी पाएंगे जहां कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का स्थानीय नेता जा सकते हैं, स्पेशली वेस्ट यूपी में, चूंकि यादव वोट नहीं है। और ये बात उत्तर प्रदेश के चुनाव के दृष्टिगत अगर किसी ने सबसे पहले कही है तो सैयद कासिम ने कही कि शाहजहांपुर क्रॉस करने के बाद सहारनपुर तक फिर आपको यादव नहीं मिलेगा। और जहां यादव नहीं है वहां समाजवादी पार्टी कहाँ है? मुस्लिम जाट जाटो, कश्यप, गुजर, ये सब मिलेंगे, अब यादव नहीं मिलेंगे। तो कांग्रेस के लिए ये सारी चीजें फायदेमंद हैं। और उन लोगों को जो अपने दम पे जीत के आ रहे हैं उनके लिए भी कांग्रेस फायदेमंद। कांग्रेस, ओवैसी, मायावती,
मुझे कांग्रेस का ओवैसी का साथ नहीं लगता। कांग्रेस ओवैसी के साथ हरगिज नहीं जाएगी। ऐसा क्यों? बिल्कुल नहीं जाएगी, कांग्रेस ओवैसी के साथ नहीं जाएगी। अच्छा। कांग्रेस ओवैसी के पिता के साथ नहीं गई, सलाउद्दीन ओवैसी के साथ। चलिए ओवैसी साहब को साइड कर देते हैं, उत्तर प्रदेश में अभी उनकी बात नहीं करेंगे, लेकिन मायावती और कांग्रेस? हो सकता है, संभावनाएं बहुत ज्यादा है, अच्छा, इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है। कुछ अंदर की खबर कुछ दीजिए सर। दिखाई भी देती रहती है। भाई राहुल गांधी अकेले आदमी थे जो इस गठबंधन के विरोधी थे। उन्होंने कहीं एडमिट भी किया था कि केजरीवाल और राहुल अखिलेश की वजह से हमारी पार्टी में बात नहीं बन पाई इंडिया अलायंस में, तो हमको बीएसपी के साथ नहीं जा पाए। लेकिन वर्तमान में देखिए, हर वजह होती है, किसी भी चीज बिला वजह नहीं होती। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, मैंने आपसे बात करते हुए कहा था, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, 4 राज्यों में चुनाव होने वाला है, हिमाचल 5। इन 5 राज्यों में उत्तराखंड में पिछली बार 2 एमएलए थे समाज बसपा के, यूपी में एक था 6% के करीब वोट था उनका वहां, और उससे पहले उनके एमएलए वहां रह चुके हैं 9। आज भी उनके पास वहां वोट प्रतिशत ठीक ठाक है, और कांग्रेस जो हार रही है 1-2% से हार रही है। पंजाब में नेता विपक्ष रह चुका है बसपा का, 2 सांसद रह चुके हैं, बहुत बड़ी जमीन है, और सबसे ज्यादा दलित जो है पंजाब में है, और बहुत बड़ी जमीन है, वहां भी कांग्रेस का मामला बन जाता है। हिमाचल में बसपा का एक विधायक रह चुका है, जो पंजाब से मिला वाला हिस्सा, वहाँ ठीक ठाक संख्या में दलित समाज के लोग हैं, और बहुजन समाज पार्टी से उनका एफिलिएशन है। तो ये यूपी ही नहीं, यूपी में तो कांग्रेस को मिलेगा नहीं कुछ, एक वोट परसेंट बढ़ जाएगा, कुछ हवेले बढ़ जाएंगे, लेकिन इन राज्यों में अभी होने वाले इलेक्शन में कांग्रेस कम से कम 3 राज्य पा जाएगी, जिसमें 2 तो बसपा की वजह से पा जाएगी, उत्तराखंड और पंजाब। और हिंदी भाषी क्षेत्रों में अगर ये 2 सीट राज्यों में आई और तीसरा इन्होंने हिमाचल अपना बचाया, तो 29 के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उसके तुरंत बाद जब होगा आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिल्कुल होगा, इन तीनों राज्यों में भी बहुजन समाज पार्टी इतनी हैसियत में है कि कांग्रेस की सरकार बनवा दे। तो ये एक बहुत बड़ा अलायंस है, उसके लिए कांग्रेस किसी हद तक भी जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पूरी ताकत लगाएगी कि ये अलायंस किसी भी तरह न होने पाए। अब देखना यह है कि बीजेपी इस मिशन में जीतती है या कांग्रेस इस मिशन में जीतती है, क्योंकि मायावती के दोनों हाथों में लड्डू हैं इस वक्त। लेकिन सर भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करनी पड़ेगी। एक आज तक की पत्रकार है, उनको मैं सुन रहा था, तो उन्होंने बोलना शुरू किया और बताना शुरू किया कि जिस होटल में वो रुकी थी वहाँ पर बीजेपी के नेता लोग भी थे। तो पता चला साहब कहाँ से आए हो? कह रहे राजस्थान से आए हैं। कहाँ से आए हो? कि गुजरात से आए हैं। कि कब से रुके हो? कहे 6-6 महीने 1-1 साल से हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। कि क्या काम दिया है आपको? कि कुछ नहीं, यहाँ पर जाना है, जिनके नाम कट रहे हैं, जो कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करना है, और ज़िले वाइज जा रहे हैं, गाँव वाइज जा रहे हैं। चलिए वो तो हो गई इलेक्शन की बात, लेकिन एक इलेक्शन खत्म नहीं होता, दूसरे पे दिमाग लगना शुरू हो जाता है। आप कैसे पकड़ेंगे? विपक्ष कैसे पकड़ेगा? देखिए, बीजेपी अलग काम करती है, आरएसएस का इकोसिस्टम अलग काम करता है। हाँ, सिर्फ एक तरफ से नहीं हो रहा है। अब ये जिनको आपने बताया, ये जो लोग आए, ये जहां काम कर रहे हैं, तो आरएसएस के लोग ये देख रहे हैं ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, चेक भी हो रहे हैं। बाकी जगहों पे क्या होता है, बाकी जगह अय्याशी होती है। अय्याशी उसको नहीं कहते हैं जो आमदाम, अय्याशी शायरी में जो इस्तेमाल किया है, घूमो फिरो, ऐश करो, मस्त रहो, अपना शाम को रिपोर्ट बनाओ और ये किया वो किया, तीरंदाजी करो और चले आओ। दूसरी पार्टियों में ये होता है। भारतीय जनता पार्टी में एक काम कर रहा है, दूसरा उसको चेक कर रहा है, तीसरा उसकी रिपोर्ट दे रहा है। और बंगाल खत्म नहीं हुआ, यूपी में कैबिनेट विस्तार जिसका हम लोग उम्मीद लगा के बैठे थे तुरंत होगा, और वही हुआ। और मतलब एक तरह से फोकस करना शुरू कर दिया ना उत्तर प्रदेश में। नहीं, उत्तर प्रदेश में तो कब से फोकस कब से फोकस हो रहा है, सही बात है। उत्तर प्रदेश में एक जमाने से फोकस हो रहा है, जहां पर अभी ये लोग तय नहीं कर पाएंगे हमको लड़ना है कि किसके साथ लड़ना है, अकेले लड़ना है, कांग्रेस किसके साथ जाएगी, सपा किसके साथ जाएगी, कौन टिकट पाएगा, कौन कितने पे लड़ेगा। आफ्टर बंगाल समाजवादी पार्टी के लिए एक मुश्किल ये है कि किसे टिकट दे किसे ना दे। कब मुसलमान लड़ाएगी, डर के मारे कि बंगाल में रिएक्शन हुआ, तब वैसे आगे कूद पड़ेंगे। भाई मरते मरते करोड़ों रुपए का इल्जाम लगा के, सैकड़ों करोड़ का इल्जाम लगाने के बाद हुमायूं को 2 सीटें जीत जाते हैं अपनी। उत्तर प्रदेश में 1.25 करोड़ के करीब सदस्य बना लिए ओवैसी ने। जहां आपने टिकट काटे उसने दिए। यादव में भी यही प्रॉब्लम है। यादव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपने पिछली बार लोकसभा में चल गया,
कि एक ही घर के, एक ही परिवार के, एक ही वोटर लिस्ट के, एक ही पेज के, एक ही बूथ संख्या के आपने 5 कैंडिडेट लड़ा दिए, असेंबली में आप कर पाएंगे? ठीक बात है। कि पूरी यूपी में मिला के आप 40 या तो न लड़ाएं, लड़ाने पड़ेंगे। यूपी में 1-to-1 फाइट अभी बीजेपी और अखिलेश। अभी तो यही है, आज की तारीख में जब हम लोग बात कर रहे हैं यही है। लेकिन कब समीकरण कौन सा बदल जाए, कौन सी पार्टी किसके अलायंस में आ जाए, ये तब है जब अखिलेश और कांग्रेस साथ में। अगर बीएसपी और कांग्रेस साथ आ गई तो सिर्फ बीएसपी और कांग्रेस ही थोड़ी होगी, फिर बीएसपी होगी, कांग्रेस होगी, फिर पल्लवी होंगी, उसमें कांग्रेस के साथ पल्लवी होंगी, स्वामी प्रसाद मौर्य होंगे, तमाम दूसरे कश्यप होंगे, सैनी होंगे, ये कांग्रेस के साथ होंगे। बीएसपी के साथ इनका कोई अलायंस नहीं। या मान लीजिए बीएसपी और ओवैसी होते हैं, तो ओवैसी का जो पीडीएम है, पिछला दलित मुस्लिम, जिसमें पल्लवी हैं, जिसमें स्वामी प्रसाद हैं, जिसमें ओवैसी हैं, जिसको हेड करती हैं पल्लवी पटेल, तो उत्तर प्रदेश के फैसले को, उत्तर प्रदेश के नतीजे को इतनी जल्दी डिकोड नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके भविष्य में अभी बहुत अंधेरा है। और उत्तर प्रदेश में एक चीज और है, मैंने आप ही के साथ कहा था कि बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ 55-60 एमएलए चाहिए। दूसरी पार्टियों को 202 में भी काम नहीं चलेगा उनको। 202 पे बहुमत तो होता है, लेकिन शपथ से पहले 202 जो है 150 रह जाएंगे। वो देखा हमने, देखा है बिल्कुल, 150 रह जाएंगे। इनके 60 में काम हो जाएगा। अगर 60 ले आई तो 60 ले आई तो हंग हुई, और जैसे ही हंग हुई चाहे ये बनाए या ये बनाए। और वो उनका फोकस इस बार उसी तरफ दिखाई दे रहा है। जो मैं देखता हूँ इन लोगों को, उनको पता है कि भाई हमको 60-70 सीटें 60-70 हमको जीतनी है। अगर अपने दम पे जीतनी है, अलायंस हो गया तो ठीक है, बहुमत हो जाएगा, लेकिन उसके लिए उनको इतनी जल्दबाजी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का भी जो दिल्ली और लखनऊ का टसल है, वो ऐसे मतलब उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो है तो है, कितनी भी सफाइयां कोई दे दे। आप देखिए मंच पे योगी आदित्यनाथ को मीडिया उत्तर प्रदेश का जो क्या से क्या बता रहा था, और जब प्रधानमंत्री मोदी ऐसे जाते हैं, सबकी तरफ जाते हैं, सब किसी की पीठ थपाते हैं, किसी से बात करते हैं, और योगी का ऐसे लेके आगे बढ़ जाते हैं, और योगी के आगे जाने के बाद फिर बातचीत करते हैं। तो इसको मैं तो तब देख रहा हूं जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने आए थे मोदी। वैसा 500-700 मीटर प्रधानमंत्री मोदी अपनी कार में बैठे रहे और योगी आदित्यनाथ पीछे दौड़ते रहे। मैं वो विजुअल आज भी नहीं भूल पाया हूं भाई। लोगों की याददाश्त कमजोर हो जाती है, लोग भूल जाएं। मैं आज भी सुल्तानपुर के उस विजुअल्स को अपने जहन में रखे हुए हूँ। ये छोटी बात नहीं है कि एक चीफ मिनिस्टर को आप अपनी कार के पीछे दौड़ा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बंगाल के चुनाव पे मंच पर थे जीत के बाद। हाँ, तो जय श्री राम के नारे लगे, तो लोगों ने उतनी क्लिप काट के सोशल मीडिया पर वायरल की और कहा कि यहाँ पर भी योगी छा गए हैं। और बाकी और बड़े नेता, चाहे वो अमित शाह हो या फिर और नेता हो, वो भी मंच पर मौजूद थे। तो वो चीजें जो है वो दिक्कत कर रही हैं क्या? तो मैं ये कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ का सिर्फ ये नहीं है कि योगी आदित्यनाथ का यहाँ का मामला बंगाल का। योगी आदित्यनाथ ने अपनी ब्रांडिंग के लिए बिल्कुल वही रास्ता अपनाया है जो मोदी का बना था गुजरात से। और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी किसी ऐसे आदमी को टॉलरेट नहीं करती है जो मोदी के लिए या अमित शाह के लिए खतरा बनने लगे। उससे कोई माने ना माने, आप चाहे जितने मतलब भक्त होने के बाद आप देखें तो कुछ भी देख लीजिए, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ का अगर कद बढ़ रहा है तो बढ़ाएंगे, उसमें दिक्कत क्या है उनको? भाई आप उत्तर प्रदेश तक आपका कद बढ़े। आपको याद है इलेक्शन में पूरे देश की जो ट्रेनें थी, पूरी जो है योगी सरकार के वो लगे हुए थे स्टिकर्स, बिल्कुल पूरे डिब्बे। अब की बार योगी सरकार, अब की बार मोदी सरकार के मुकाबले में चल रहा था। भाई केरल ट्रेन जा रही है, आपको क्या जरूरत है उत्तर प्रदेश का प्रचार प्रसार वहां करने के लिए? तमिलनाडु के अखबारों में पूरे पेज के फ्रंट पेज के विज्ञापन जा रहे थे। अब की बार योगी सरकार क्या था ये? कासिम देख रहे हैं, अनुज देख रहे हैं, ये बात दिल्ली वाले नहीं देख पा रहे हैं। नहीं, ये आप चुनाव से पहले की प्रचार, चुनाव से पहले की बात कर रहा हूं। लेकिन उस समय तक तो डिसाइड ही नहीं था ना कि योगी मुख्यमंत्री बनेंगे। ना 22 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 22 की बात कर रहे हैं। पूरी ट्रेनें दिल्ली से जो चलती थी, याद की पूरी ट्रेन, जैसे क्या कहते हैं वाईफाई के लिए सब ऐड होते हैं, सर्फ का और निरमा का, उस तरह से उत्तर प्रदेश के पूरे ऐड चल रहे थे, उसकी पूरी ट्रेन रखी हुई थी। देखिए, हर पार्टी में जो है अंदर खाने से अंतर्कलह होती है। वो जब से मैंने जर्नलिज्म शुरू किया है तब से देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर जो है बन नहीं रही है, अंतर्कलह है, अंतर्कलह हरा देगी। तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में भी उत्तर प्रदेश में लोग कहते हैं कि है। पहले तो ये क्लियर कीजिए, क्या वाकई है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल है। अच्छा। और कल का विस्तार आप दूसरी तरह से देखते हैं, मैं दूसरी तरह से देखता हूँ।
मनोज पांडे हाँ, कौन है? सपा से आए हुए हैं। दिल्ली से आए हैं। अमित शाह ने तोड़ा है उनको। उनके घर भी गए थे। ठीक, वो आए। ओम प्रकाश राजभर कौन है? दिल्ली से आए हैं। जाहिर है, हाँ। तो इस कैबिनेट के विस्तार में अमित शाह के लोगों को विस्तार में शामिल करना था, इसलिए ये विस्तार हुआ है। ये बहुपरिचित थी तो उसका क्या फर्क पड़ गया? इसमें कौन सा जातीय संतुलन बना दिया है राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बना के? कौन सा संतुलन जातीय बन गया, बता दीजिए मुझे। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के नेताओं में अभी क्या क्या योगी आदित्यनाथ को डाउन करने का इतना है? योगी का कद उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा है कि उन्हें डाउन नहीं किया जा सकता। योगी को हटाया तो जा सकता है, लेकिन इलेक्शन से मतलब आप समझ लीजिए कि उनको कुर्सी से हटा के हटा दीजिए, ये नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश उस तरह का बहुमत नहीं आएगा जैसे आपने बंगाल में देखा या जैसे आपने असम में देखा। चलिए थोड़ा हाइपोथेटिकल बात करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति से योगी आदित्यनाथ का नाम, उनके नाम पर चुनाव ना लड़ा जाए 27 का, तो बीजेपी चुनाव निकाल पाएगी? क्यों नहीं? योगी आदित्यनाथ के नाम का नुकसान ही है, फायदा क्या है? ये जो जितने आरोप लगते हैं जातिवाद के, चाहे लेखपाल से लेके और डीएम तक ठाकुर, और उसके बाद सिपाही से लेके कप्तान तक ठाकुर के जो इल्ज़ाम लगाता है, विपक्ष भी लगाता है, अंदर से भी लगते हैं, ब्राह्मण लगाता है, इससे तो बच जाएंगे। और क्षत्रिय जो है वो, उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि लोकसभा के चुनाव में उन्होंने हराने का काम किया। देख लीजिए आप, मुजफ्फरनगर से शुरू कीजिए, चले जाइए मिर्ज़ापुर तक, रघुराज प्रताप सिंह तक, हर जगह क्षत्रिय तो विरोध करता हुआ दिखाई दे रहा था। तो दिल्ली क्या मानेगा कि आज अगर हमारा बहुमत नहीं है तो किसकी वजह से नहीं है? वो लोग डरे न कहें, बात अलग है। ये सच्चाई तो यही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में SC ST OBC मुसलमान कौन कौन सी वो तबका है जो चाह लेगा तो सरकार बना देगा किसी की भी? देखिए ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और SC का एक कॉम्बिनेशन, ऐसा कॉम्बिनेशन है कि इस कॉम्बिनेशन का तोड़ किसी के पास नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि डॉक्टर फरीदी ने 1969, 71, 74 में कोशिश की थी, तब से लेकर आज तक जो है दलित मुसलमान एक नहीं हो पाया। पेरियार को ले आए थे वो लखनऊ। अब सोचिए 71 में पेरियार लखनऊ आ चुके हैं, डॉक्टर फरीदी ला चुके हैं, दलित मुस्लिम एकता बना रहे थे, नहीं हो पाया। तो ये जो एक है कि दोनों लोगों के बीच में एकता नहीं हो पा रही, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अगर ये साथ आ गए, हाँ, तो काम हो जाएगा। और ओबीसी जो है ना, दिल्ली का इलेक्शन दूसरा इलेक्शन था। यूपी के इलेक्शन में आप क्या उम्मीद करते हैं? कुर्मी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करेगा, निषाद यादव को मुख्यमंत्री बनने के लिए वोट करेगा, राजभर यादव को मुख्यमंत्री बनने के लिए वोट करेगा, कश्यप यादव को मुख्यमंत्री बनने के लिए वोट करेगा? नहीं करेगा। ये जो प्रॉब्लम है, इसको कौन सॉल्व करेगा? उत्तर प्रदेश में ये जो छोटी बात पार्टियां हैं, संजय निषाद हो गए, राजभर हो गए, पल्लवी पटेल हो गई, अनुप्रिया पटेल हो गई, जयंत चौधरी हो गए, ये कितना बड़ा रोल निभाने वाले हैं? वाकई किंग मेकर साबित होंगे या फिर इस बार नहीं, केवल दिख रहा है कि भाई उधर बीएसपी है, इधर सपा है, कांग्रेस है और बीजेपी है बस? देखिए ऐसा है कि जयंत चौधरी अपने हिस्से की सीटें अच्छी लड़ेंगे और नतीजा दे देंगे। लेकिन आप ओम प्रकाश राजभर से उम्मीद कीजिए, संजय निषाद से उम्मीद कीजिए, अनुप्रिया पटेल से उम्मीद कीजिए, मुश्किल है। फर्क तो पड़ेगा ना, इनके बिल्कुल। वोटर्स तो हैं ही है ना। हैं, लेकिन साथ में ये भी तो है ना कि अब जैसे अनुप्रिया पटेल की पार्टी से कहीं जो है निषाद लड़ रहा है और उसी सीट पर समाजवादी पार्टी का कुर्मी लड़ रहा है, तो कुर्मी वोट कुर्मी को देगा, अनुप्रिया पटेल के नाम पर नहीं देगा। कुर्मी बड़ा टैक्टिकल वोट करने वाला है, हर पार्टी से कुर्मी विधायक है वैसे। हद यह है कि एक MLA कांग्रेस का भी कुर्मी है। इसी तरह लोकसभा में आप देख लीजिए, कुर्मी सबसे जीता है, जितना समाजवादी पार्टी जीता उससे कम भाजपा जीता है और कांग्रेस से भी जीता है। तो ये कुर्मियों की जो शक्ति है वो जाति में बटी हुई है। इसी तरह राजभर जहां से ओम प्रकाश लड़ रहे होंगे वहां उनका वोट है, लेकिन जहां बगल में सुखदेव राजभर का बेटा पप्पू राजभर MLA है समाजवादी पार्टी का, और वो फिर समाजवादी पार्टी से लड़ा होगा, तो ओम प्रकाश राजभर वहां कश्यप को टिकट देकर राजभर नहीं हरवा पाएंगे। नहीं तो बीजेपी को भी समझ में आ रहा है ना, दोनों अपने बेटों को नहीं चुनाव जितवा पाए, हमें क्या जितवा। तो भारतीय जनता पार्टी तो अपने बेटों के लिए परेशान रहती है, वो चाहे नीतीश के बेटे हों, चाहे कुशवाहा के बेटे हों, और चाहे संजय निषाद के बेटे हों, चाहे प्रकाश राजभर के बेटे हों। लेकिन सवाल तो यही है ना सर कि राजभर और निषाद के बेटे नहीं जीते।
तो नहीं जीते होंगे। हाँ। हमको तो रात भर और निषाद 2 आदमी चाहिए ना। और फिर जब पुत्र प्रेम में वो परेशान रहेंगे तभी तो उनकी ताकत आगे नहीं बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी क्या मैं और आप होंगे तो मैं ये सोचूं ठीक है अपने बच्चों में लगे रहो, तुम क्यों समाज के नेता बनोगे? हमारे पास समाज के अनिल यादव अनिल वो आई है राजभर, कैबिनेट मिनिस्टर है। अनिल राजभर नेता बनेगा, क्योंकि अनिल राजभर परिवार के बारे में नहीं सोच रहा। अनिल राजभर और ओपी राजू ने बनती नहीं, खास बात ये कभी नहीं बनी, एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अनिल राजभर को भी कैबिनेट में रखा है, राजभर को भी रखा है। तो ये देखिए भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल सही सोच है कि तुम नेता क्यों बनो अपने समाज के, परिवार के बनना चाहते हो बनो। और वो परिवार में पागल हैं, उनको भी नेता बनने का शौक नहीं, इसीलिए उनका जनाधार घट रहा है। हम लोग बात करते करते फ्लो में आगे बातों से बातें निकलती चली गई। जो सवाल मुझे पहले करना था अब कर रहा हूँ। बंगाल चुनाव में जो हुआ उसका असर उत्तर प्रदेश में कितना दिखेगा? बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पहले ही फायर ब्रांड मौजूद है। कुछ ऐसा नया नहीं हो गया कि बंगाल से लाके यूपी में उसका इस्तेमाल किया जाए। यूपी का इस्तेमाल कुछ चीजों का तो बंगाल में किया जा सकता है। जैसे जैसे बंगाल में बुलडोजर चलेगा मालदा से लेके कहीं भी, तो कहा जाएगा यूपी का मॉडल है। बंगाल का कौन सा मॉडल यूपी में आप लाइएगा? तो बंगाल का असर यूपी में नहीं, यूपी का असर हो सकता है। बंगाल में आज शुभेंदु निकले हैं, योगी आदित्यनाथ पुराने हिंदुत्व के ब्रांड हैं। हाँ, बंगाल चुनाव का रिजल्ट जब आया तो कोई मुझसे कह रहा था कि भाई वहां पर ममता दीदी जब बीजेपी को नहीं हरा पाई, इतनी मजबूत स्थिति में थी, तो मनोबल डाउन हो गया होगा विपक्षी दलों का उत्तर प्रदेश में। सच है, मैं एग्री करता हूँ उस वक्त से जिसने ये बात कही, क्योंकि ममता फाइटर लड़ाका थी, आखिरी वक्त तक लड़ी है, बूथ से लेके और अंदर काउंटिंग तक लड़ी है। ये लोग लड़ने वाले लोग नहीं है। ममता जी ने अटल जी को बहुत परेशान कर रखा था गठबंधन में रह के, लोग बताते हैं। देखिए ममता ने सबको परेशान किया, ममता ने सबका इस्तेमाल किया। कांग्रेस की में राजनीति शुरू की, और कांग्रेस की राजनीति करके उसके बाद वो यूथ कांग्रेस तक आई, फिर कांग्रेस छोड़ दी, फिर बीजेपी का इस्तेमाल किया अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए। भाजपा से अलायंस भी उन्होंने किया, गठबंधन से भी लड़ी, दिल्ली में भी मंत्री रही, केंद्र में मंत्री रहने के बाद बिना पद के भी मंत्री रही, बंगाल आ गई तो अपना मंत्री वहां छोड़ के आई। तो ममता ने इस्तेमाल तो सबका किया, और जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल तो हो ही जाते हैं। ठीक बात है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इस्तेमाल करते रहेंगे इस्तेमाल नहीं होंगे। आपने अटल जी को अगर इस्तेमाल किया तो अटल जी के पार्टी के लोगों ने फिर आज आपका इस्तेमाल कर लिया, हिसाब बराबर हो। तो आपका ये कहना है कि बंगाल चुनाव का जो हार जीत हुई है उससे कोई फर्क यूपी में नहीं पड़ेगा, यूपी अपनी एक अलग लाइन चलेगी, अलग राजनीति चलेगी? बिल्कुल, उसकी वजह भी है ना, मैंने कहा ना यूपी में जात है, बंगाल में जात नहीं थी। बंगाल का शेड्यूल ट्राइब आंख बंद करके भाजपा में गया है, उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं। उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की भी पार्टी है, और शेड्यूल ट्राइब का भी जो हिस्सा है वहां पर भी उनके नेता हैं, जो दूसरी पार्टियों में भी हैं, भाजपा में भी हैं। हाँ, बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल कठिन है, पश्चिम उत्तर प्रदेश कठिन है, अवध कठिन है। आपको कहाँ लग रहा है कि कहाँ पे ज़्यादा बड़ा टास्क है? पूर्वांचल में ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा, पूर्वांचल में इसलिए दिक्कत है कि पूर्वांचल में ऐसे पॉकेट्स नहीं हैं जहाँ पर हिंदू मुस्लिम हो सके। पश्चिम में ये बहुत आसान है, वहाँ हिंदू मुस्लिम आप कर सकते हैं। पूर्वांचल में ऐसे पकड़, पूर्वांचल में सपा की पकड़ भी है, सपा की भी पकड़ है, वहाँ पर जो लीडर्स हैं उनकी भी पकड़ है, वहाँ जातीय संतुलन भी बहुत अच्छा है। तो पूर्वांचल में थोड़ा मुश्किल आती है, और देखिए भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव में मुश्किल पूर्वांचल में ही आती है। और ये जो अवध का हिस्सा है ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चारागाह है, इत्मीनान से घूम फिर के चल लेते हैं, बहुत मुश्किल नहीं। राजधानी के आसपास का एरिया है, बहुत शहरी के अलावा भी वो जो समीकरण है वो उनके पक्ष में। बुंदेलखंड थोड़ा मुश्किल है। हाँ, बुंदेलखंड थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है कि बुंदेलखंड में जो एक विकास की धारा है वो नहीं बही है, और वहाँ का जो जातीय संतुलन है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता है, थोड़ा सा खिलाफ जाता है, मुश्किल होता है। वो तो नेताओं को ले आए बुंदेलखंड में, रमेश राजपूत और सारे लोगों को शामिल किया, उसके वजह से जो लोधी राजपूत में उनका सिस्टम ठीक हुआ। उधर थोड़ी सा ये दिक्कत इनके अंदर भी आएगी, साक्षी महाराज से लेके तमाम दूसरे नेता जो हैं उनसे नाराज चल रहे हैं, वो भी एक मुश्किल है। वो जब इलेक्शन करीब आएगा तब दिखाई देगा। इस वाले हिस्से में जब आप आएंगे, पूर्वांचल यहीं से शुरू हो जाता है ना, कसरगंज से आप देख लीजिए तो यहीं शुरू हो जाता है। वहाँ ब्रिजभूषण मुश्किल करने वाले, खड़ी करने वाले कल क्या चल क्या रहा है सर ये ब्रिजभूषण वाला केस? भाई ब्रिजभूषण शरण सिंह को लगता था कि उनका बेटा मंत्री होगा, प्रतीक, पहले उनको टिकट नहीं दिया, फिर प्रतीक को आपने मंत्री नहीं बनाया तो उन्होंने शेर पढ़ दिया।
कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। अब उस शेर का हर आदमी मतलब निकाल रहा है। तो मुश्किल तो भाजपा के साथ भी है, ऐसा नहीं है। सपा की तरफ झुकाव है, जा सकती है, उनकी बेटी को तो लड़ाना चाहते हैं गाजियाबाद से, बेटी को गाजियाबाद लड़ाना चाहते हैं। और ब्रिजभूषण इतने मजबूत तो है ही है कि जहां से लड़े वहां से जीते। वो गोंडा से लड़े तो वहां से जीते, बलरामपुर लड़े तो वहां से जीते, गोंडा आए कैसरगंज तो वहां से जीते। तो ब्रिजभूषण से 3 लोकसभा से जीत चुके हैं। और उनके परिवार से कोई भी खड़ा हो जाए वो उसके जनाधार से तो इनकार, उसकी लोकप्रियता से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये तमाम जो लोग हैं, अभी ये नहीं थे, हालांकि कल चंद्रकला और उनके प्रिंशु मिले हैं योगी आदित्यनाथ से। अभी धनंजय का मामला फंसा हुआ है। तो जौनपुर जो है, धनंजय ने देखिए अभी लोकसभा आप हारे हैं। अभी तो राजा भैया आएंगे, अभी रघुराज का मामला है प्रतापगढ़ से। तो तमाम चीजें इतनी आसान नहीं होती हैं, जो सामने दिखाई देती हैं वो ठीक है, लहर है, हवा है, लेकिन समीकरण के भी अपने मतलब होते हैं, समीकरण को नजरअंदाज नहीं किया। लोकसभा में राजा भैया देखिए अलग लाइन पकड़ लिया था उन्होंने। यहाँ से आप शुरू कीजिए ना, मुजफ्फरनगर से संगीत सोम से लेकर राजा भैया तक, बिल्कुल सिर्फ राजा भैया। संगीत सोम, संजीव बालियान इनकी अलग है भाई। संगीत सोम ने बालियान को हराया, फिर रघुराज का पटेल से फंस गई। उसके अलावा प्रतापगढ़ में देखिए भारतीय जनता पार्टी हार गया, भारतीय जनता पार्टी हारी है, बीजेपी। और जो जीता है वो भी लखनऊ पब्लिक स्कूल का एक ऑनर, कोई नेता नहीं, और जीत गया, एमपी होगा। वो कुर्मी था बस, उसके बाद प्लस मैं शायद सही नाम ले रहा हूँ, पुष्पेंद्र सरोज, जो पहली बार शायद चुनाव लड़ा उन्होंने। नहीं वो नहीं है, वो ये जो है एसपी सिंह है। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ कि उनका समर्थन भी राजा भैया को मिल गया था। पुष्पेंद्र को भी रघुराज ने दिया, जो वहां से उनके इंजीत सरोज के बेटे। कहा जाता है रघुराज के समर्थन के बगैर नहीं जीत सकते, क्योंकि कुंडा उनकी क्षेत्र में आती है। तो ये सारी चीजें, इसे आप कैसे छोड़ सकते हैं? हम और आप जब बैठेंगे तो हम एक एक चीज देखेंगे। हम उत्तर प्रदेश के नक्शे पे हाथ रखेंगे तो हम देखेंगे ना, बांदा कहाँ है, बबेरू कहाँ है। बिल्कुल। हम ऐसे थोड़ी मान लेंगे भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही, लहर चल रही, समाजवादी पार्टी की आंधी चल रही, लहर चल रही। वो अलग बात है कि नतीजे क्या होते हैं, लेकिन जब हम समीक्षा करेंगे तो उस समीक्षा में हम जात भी देखेंगे, नेतृत्व भी देखेंगे, स्थानीय नेतृत्व भी देखेंगे, भाजपा की इंटरनल पॉलिटिक्स भी देखेंगे, बीजेपी की इंटरनल जो गुटबंदी है उस पर भी नजर डालेंगे, दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो चल रहा है वो भी देखेंगे। अनुज भाई, हम लोग ऐसे साफ साफ निकल थोड़े जाएंगे सब छोड़। सही बात है। अच्छा सर, हमारी बात की शुरुआत हुई तो आपने कहा कि भाई आज की डेट में तो मुझे ये लग रहा है कि सपा और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी की हमने बात कर ली है, अब सपा को कहाँ कहाँ पर ज्यादा काम करने की जरूरत है? देखिए, समाजवादी पार्टी को हर जगह काम करने की जरूरत है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी के 111 एमएलए हैं, समाजवादी पार्टी के 37 एमपी हैं। इसको नजरअंदाज करके तो हम नहीं सोच सकते कि समाजवादी भाई पाप हो गई, खत्म हो गई। 37 एमपी उत्तर प्रदेश में मोदी के मुकाबले में, ये भी तो देखिए योगी के मुख्यमंत्री रहते हुए, इसे कैसे नजरअंदाज आप कर सकते हैं? सही बात है। लेकिन अगर वो समीकरण जब तक ये है, जब तक ये जो अलायंस था, देखिए उस वक्त इनके साथ जयंत भी थे, उस वक्त इनके साथ जो है स्वामी प्रसाद मौर्य भी थे, उस वक्त इनके पास ओम प्रकाश राजभर थे, पिछले 2022 में जब इनके 111 एमएलए थे, राजभर थे, दारा सिंह चौहान थे, सारे लोग थे। आज कोई नहीं है। समीकरण बदला है, तरीका बदला है। लोकसभा में आप और राहुल साथ आए थे, संविधान था, आरक्षण बचाओ था, उसका फायदा आपको मिला था, जातीय आपने संतुलन अच्छा किया, टिकट अच्छे बांट लिए, दिल्ली का चुनाव था, उत्तर प्रदेश का चुनाव, फर्क पड़ेगा, लेकिन अपहरण तो है ही अखिलेश यादव का, इससे कौन इनकार कर सकता? सही बात है, सही बात है। तो लेकिन लोग कहते हैं कि भाई पश्चिम में जो है अखिलेश यादव ने शुरुआत की और पश्चिमी सबसे कमजोर जगह है उनके लिए। तो पश्चिम कमजोर इसलिए है कि पश्चिम में सहारनपुर से लेके रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, आपका शाहजहांपुर, उसके बाद बरेली, उसके बाद आपका बिजनौर, उसके बाद नगीना, ये मुरादाबाद, अमरोहा, यहाँ मुसलमान खूब है, बहुत है, यादव है नहीं। और इस क्षेत्र को कम्युनल बनाने में भारतीय जनता पार्टी को आसानी होगी, इसलिए समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल है। फिर दूसरी तरफ ओवैसी हाथ पैर मार रहे हैं, मायावती अपने नए गेम के साथ उतरने वाली हैं, कांग्रेस कुछ और करने वाली है, तो मुश्किल तो पश्चिम में ही है। ठीक है, अब आखिरी में सर मायावती का नया गेम समझाइए। देखिए, मायावती के साथ जो चीज़ें हैं, दिक्कत सबसे बड़ी उनके साथ ये है कि अगर वो
इस जो चुनाव होने जा रहे हैं 27 में, इस चुनाव में उन्होंने चुनाव को ठीक से नहीं लड़ा। वो चाहे अलायंस से लड़ें या खुद से लड़ें या कोई तरीका लगा कि अगर वो ठीक से नहीं लड़ती हैं तो उनकी राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता खत्म हो जाएगी। और राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता खत्म होने के बाद हाथी निशान वैसे ही खत्म हो जाएगा जैसे डॉक्टर अंबेडकर की आरपीआई का हाथी निशान खत्म हुआ था और बाद में काशीराम ने उस निशान को लिया था। और जिस दिन निशान खत्म हो जाएगा तो मायावती की निशानी खत्म हो जाएगी। ठीक बात है। तो मुझे नहीं लगता है कि मायावती खुदकुशी करने जाएंगी और उन्होंने कोई प्लान भी अपने साथ नहीं रखा होगा। वो भी खूब जानती हैं, अपने लोगों को बुला बुला के पूछती हैं क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या कर रहा है मुसलमान, क्या सोच है बैकवर्ड की, क्या है ब्राह्मण का। तो सब एक बात कहते हैं कि एक अलायंस आपको जिता सकता है। तो ऐसे में मायावती उस पर काम कर रही होंगी या काम कर चुकी होंगी, लोगों का मन ले रही। मेरी दर्जनों बसपा के कोऑर्डिनेटर से बात हुई है जो हफ्ते में तो कम से कम 2 बार मायावती से मिलने जाते हैं। तो जो नतीजा निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि मायावती सीरियसली इस पर या तो विचार कर रही हैं या जो उनका वो लफ्ज था कि मेरी मुट्ठी बंद है, बंद रहने दो, उसे अभी मत खुलवाओ, तो उस बंद मुट्ठी में कोई ना कोई उनका प्लान है जो अक्टूबर नवंबर में बाहर आएगा। बीएसपी में कह लीजिए या तो अच्छी बात है या तो खराब बात है, फैसला केवल मायावती लेती है। हाँ, इसे आप अच्छा तो आप नहीं मान सकते, इसलिए नहीं मान सकते कि राजनीति में मशवरा करना एक बहुत बड़ा काम है। फैसला आप कीजिए लेकिन मशवरा जरूर कीजिए। मशवरा न करने पर फैसले गलत हो जाते हैं। इसी तमिलनाडु में बहुजन समाज पार्टी का एमएलए होता था और वही जो पार्टी जो दलित पार्टी है जिसने अभी इनको समर्थन दिया है 2 विधायकों के साथ, आज किंग मेकर बन गई बैठी है। बताइए। बसपा ने अगर अपने आप को इसको पार्टी से ना निकाला होता तो बहुजन समाज पार्टी किंग मेकर होती। जैसे कि कर्नाटका में हुई थी। सही बात है। जिसमें रैली हुई थी, सब लोग गए थे, सोनिया मायावती भी गई थी। एक समय में राजस्थान में भी यही स्थिति थी। राजस्थान में उनके 6 एमएलए होते थे भाई, पिछली बार भी उनके 3 एमएलए थे। तो ये जो और किंग मेकर बनना नहीं चाहा, हमेशा पार्टी को तोड़ लिया लोगों ने, चूंकि आपने समर्थन दिया नहीं। अगर आप मशवरा करती हैं तो कहता है आप समर्थन दीजिए, तो समर्थन देती तो बीएसपी के समर्थन से सरकारें चल रही होती। ठीक बात है। वो पार्टी मर्ज हो जाती थी, जो कांग्रेस तोड़ लेती थी या भाजपा तोड़ लेती थी। इस बार तो बड़ा दिलचस्प हुआ है, राजस्थान के विधायक शिवसेना में गए। बताइए। राजस्थान के शिवसेना में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दे रहे। बड़ा खेल चल रहा है इधर। अभी इलेक्शन करीब आएंगे, आपसे बातचीत करते रहेंगे, चाहे नोएडा हो चाहे लखनऊ हो। आप मिलते कहाँ अनुज भाई, इतने व्यस्त हो चुके हैं। आपका पॉडकास्ट और आप इस वक्त मतलब शायद ही कोई इतने वेरिएशंस किसी में हो। ऐसे नए नए आदमी, हमारे जैसे नए नए लोगों को ढूंढ के आप लाके बैठाते हैं। आपने कहा है, लेकिन जितने भी देखें आपके पॉडकास्ट बिल्कुल नए लोग होते हैं, वो चेहरे नहीं होते जो आमतौर पे चैनल्स पे होते हैं। जी, कोशिश है सर हमारी कि अलग अलग लोगों से बातचीत करें, कुछ नया जानने और सीखने का हमें मौका मिले। आप जैसे लोग अभी 1 घंटे में कितना ज्ञान लेके जा रहा हूँ मैं, वो आगे इलेक्शन में काम आएगा। उसी राह पर आगे बढ़ेंगे और आगे जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे हम आपसे बातचीत करते रहेंगे सर। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।